हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर के लिए केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का हमने नेक्स्ट पॉइंट आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो है अलॉय फॉर्मेशन। इसमें लास्ट टाइम पे हमने एक टॉपिक किया था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में आप सभी को एक डाउट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट उसको कहा जाता है जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स जो डिक्रीज होने लगता है, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये तो बात होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की। अब एक बार ये फिर से देखो कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पे क्या हो रहा था? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही थी। एटॉमिक रेडियस कहां तक इंक्रीज हो रही थी? अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज। और आफ्टर मिडिल क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो रही थी, जिससे वहां पे क्या क्रिएट हो रहा था? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। जो इफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होने लगता है, तो उसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती थी इस वजह से? कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट। और जो लास्ट वाला एलिमेंट होता था उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होती थी? उसके नियर बाय एलिमेंट से ज्यादा होती थी उसकी एटॉमिक रेडियस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन। अब अलॉय क्या होता है? अलॉय होता है मिश्र धातु। देखो, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। अलॉय, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल क्या होगा? अलॉय होगा। अब इसमें देखो, जो अलॉय होते हैं, अलॉय बनाने के लिए यानी कि मिश्र धातु बनाने के लिए जो मेटल्स का साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जो मेटल है वो सेम या नियरली सेम साइज के होने चाहिए। क्यों सेम साइज के क्यों होने चाहिए? सेम साइज के इसलिए होने चाहिए ताकि वो अदर मेटल्स की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इजीली एडजस्ट हो सके। जब हम दो या दो से ज्यादा होमोजीनियस मिक्सचर लेते हैं तो वो क्या बनाता है? अलॉय बनाता है। और अलॉय बनाने के लिए हमारे जो मेटल्स का साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और इसमें जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं। डी ब्लॉक मेटल्स अलॉय बनाने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है। पेनल्टीमेट शेल में इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल अनइफेक्टेड होता है। आउटर मोस्ट शेल की क्या होगा? अनइफेक्टेड होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? पेनल्टीमेट शेल में। और जब आउटर मोस्ट शेल अनइफेक्टेड होगा तो डी ब्लॉक के मेटल्स जो होंगे इजीली अलॉय बना लेंगे। अब एक चीज और नोट करो, अलॉय बनाने के लिए जो मेटल का साइज होना चाहिए, जो साइज होना चाहिए वो या तो इक्वल होना चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है तो क्या होना चाहिए? 15% से कम होना चाहिए। मतलब उनमें 15% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए अलॉय बनाने के लिए। तो ये तो हो गई कि क्या क्या चीज हमें चाहिए। अभी ये देखो, इसमें द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज नोन एज अलॉय। होमोजेनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का अलॉय कहा जाता है। फॉर अलॉय फॉर्मेशन द साइज ऑफ मेटल शुड बी सेम और नियरली सेम सो दैट देयर एटम कैन इजीली एडजस्ट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अदर मेटल। फॉर अलॉय फॉर्मेशन डी ब्लॉक इज मोस्ट सुटेबल। डी ब्लॉक क्या होता है? सबसे ज्यादा सुटेबल कंडीशन शो करता है। क्यों? क्योंकि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है पेनल्टीमेट शेल में एंटर करेगा, सो द आउटर शेल इज अनइफेक्टेड। आउटर शेल क्या होगा? अनइफेक्टेड होगा। एंड साइज ऑफ मेटल इन अ गिवन सीरीज इन नियरली सेम। साइज ऑफ मेटल्स क्या होगा? नियरली सेम होगा। सो डी ब्लॉक मेटल कैन इजिली फॉर्म अलॉय with each other. For alloy formation, the difference in size of metal should be equal or less than 15%.
जो अलॉय बनाने के लिए मेटल का साइज होना चाहिए वो 15% से कम या उसके इक्वल होना चाहिए। अब ये देखो, यहाँ पे हमने कोई दो मेटल ले लिए, एक मेटल ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया। अब इन दोनों मेटल का साइज जो है हमारा नियरली सेम होना चाहिए, ताकि इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है, ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही तो हो गई है, ये पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गई। ताकि जो इसके एटम्स हैं जब ये सेम साइज के होंगे तो स्ट्रक्चर में इजीली एडजस्ट हो जाएंगे, बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस इनके इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम में Ni, Cr और Mn से मिलकर नाइक्रोम बनता है। इनके जो मेटल्स हैं, ये जो मेटल्स हैं ये नियरली सेम साइज के हैं, नियरली सेम साइज के हैं। तो ये क्या करेंगे, बिना एक्स्ट्रा स्पेसिंग के एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेंगे। ऐसे ही यहाँ ब्रास है, ब्रॉन्ज है, इसमें दो और लिखो, एक तो होता है गन मेटल होता है, एक क्या होता है गन मेटल, और एक रोल्ड गोल्ड होता है, एक होता है रोल्ड गोल्ड। गन मेटल किसका मिक्सचर होता है, गन मेटल होता है Cu, गन मेटल मिक्सचर होता है CuSN और Zn का, और वही रोल्ड गोल्ड मिक्सचर होता है AlCr प्लस Zn। रोल्ड गोल्ड मिक्सचर होता है AlCr Zn। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अलॉय बनाने के लिए क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल इज नॉन एज अलॉय। और अलॉय किन में बनता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे ज्यादा सुटेबल कंडीशन शो करते हैं। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इसमें आगे देखो, इसमें अलॉय के बाद है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अभी आपको समझ में आ गया अलॉय क्या होते हैं, अलॉय होते हैं टू और मोर देन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। तो ये हो गया अलॉय क्या होता है। अब इसमें आगे देखो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसमें एक वर्ड है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल क्या होता है, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बीच वाला, बीच में। तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, जो मेटल होते हैं डी ब्लॉक के मेटल, वो स्मॉल साइज एटम फर्स्ट और सेकेंड पीरियड के, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकेंड पीरियड के स्मॉल साइज एटम के साथ इंटरेक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, और उसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में जो स्मॉल साइज एटम होता है वो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में नहीं जाता। देखो अभी हमने अलॉय बनाया था, अलॉय ऐसे बना था हमारा, हमने होमोजीनियस मिक्सचर लिया था, एक से ज्यादा एटम का होमोजीनियस मिक्सचर लिया था हमने। कैसे साइज था इनका, नियरली सेम साइज के। क्या साइज लिया था, नियरली सेम। तो ये मान लो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, क्या होगी ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो स्मॉल साइज एटम होता है वो इस स्ट्रक्चर के बीच में, यानी कि यहाँ पे इस स्पेस में नहीं जाता, इनके बीच में जो फ्री स्पेस है, ये जो फ्री स्पेस है इसमें जाके एडजस्ट हो जाता है। जो स्मॉल साइज एटम होता है वो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में नहीं जाके इसके बीच में जो फ्री स्पेस होता है, इन एटम्स के बीच में देखो ये एक एटम हो गया, ये हो गया एक एटम, एक एटम ये हो गया, एक ये हो गया, इनके बीच में एक फ्री स्पेस, देखो एक एटम ये हो गया, इनके बीच में जो फ्री स्पेस आ रहा है, ये वाला जो फ्री स्पेस है, जो स्मॉल साइज एटम है वो इसमें आके एडजस्ट हो जाता है। ये फ्री जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं वॉइड्स बोलते हैं, और इंटरस्पेसिंग भी कहा जाता है इस फ्री स्पेस को। और जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं इसमें जो एटम के साइज में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। अब 15% से ज्यादा क्यों होना चाहिए एटम का साइज,
एलिमेंट का साइज। इसमें देखो एक चीज है, जब हम वो बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें जो एटम होते हैं हमारे सेम साइज के लेते हैं, नियरली सेम और लेस देन 15% लेते हैं। तो उसके बीच में जो स्पेसिंग बचती है उसको फिल करने के लिए तो हमें क्या लेना होता है, एलिमेंट जो लेना होता है शुड बी मोर देन 15%। कैसा लेना होता है, शुड बी मोर देन 15%। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है, एक बार देखो। The d block metal interact with small size atom of first and second period। फर्स्ट और सेकंड पीरियड के जो स्मॉल साइज एटम होता है उनके साथ डी ब्लॉक मेटल इंटरेक्ट करता है एंड फॉर्म द कंपाउंड विच इज नॉन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और कैसा कंपाउंड बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, यानी कि मध्यवर्ती यौगिक। और स्मॉल साइज एटम कैसे कैसे लेने हैं, जैसे हेलोजन्स हो गए, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड पीरियड के इन एलिमेंट्स के साथ, इन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करके बनाता है। इन दीज कंपाउंड स्मॉल साइज एटम डज नॉट एंटर इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। जो मेटल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर थी, जो हमने अलॉय में बनाई थी, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एंटर नहीं करता है। किस में एंटर करता है, उसके बीच जो फ्री स्पेस वॉइड्स होता है, बट इट विल इजिली एडजस्ट इन फ्री स्पेस और वॉइड्स और इंटरस्पेसिंग। जो फ्री स्पेस होता है उसको वॉइड्स भी बोलते हैं, और इंटरस्पेसिंग प्रेजेंट इन क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल के बीच में प्रेजेंट होता है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने के लिए द डिफरेंस इन साइज ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट के साइज का जो डिफरेंस होना चाहिए वो मोर देन, कैसा होना चाहिए, मोर देन 15%, 15% से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो इसमें कैसे बनाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सेम ऐसे ही बनेगी स्ट्रक्चर जैसी हमने अलॉय में बनाई थी, बस उसमें क्या करना है, हमें इसमें बीच में इंटरस्टिशियल कंपाउंड दिखाने हैं। कहाँ पे, जो फ्री स्पेस है हमारा उसमें। ये हमने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं यहाँ पे, एटम्स, दो एटम्स लिए यहाँ पे। जो अलॉय हमारा बना था उसमें मेटल्स के साइज कैसे लिए थे हमने, नियरली सेम लिए थे। ये हो गए हमारे, हमने कुछ एटम्स ले लिए, इसे ए मान लो और दूसरे एटम को बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू आर एस कुछ भी अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ए और बी अज्यूम किया है। तो ये तो हो गए हमारी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर। अब हमें इसमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहाँ पे दिखाने हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स दिखाने हैं इनके बीच के फ्री स्पेस और वॉइड्स में। तो ये आ गया इसमें हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बनता है, जब डी ब्लॉक का मेटल स्मॉल साइज एटम के साथ इंटरेक्ट करता है। ये हो गया हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और ये स्पेस जो होता है हमारा, इस स्पेस को क्या कहते हैं, वॉइड, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, और क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्पेस। ये हो गया। और ये जो हमारा ये कंपाउंड बनाया है हमने, ये कंपाउंड क्या बना, ये कंपाउंड बना हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जो अलॉय होता है हमारा, अलॉय कैसे बनता है, जब हम एक से ज्यादा एटम का होमोजीनियस मिक्सचर लेते हैं उसको बोलते हैं हम अलॉय। अलॉय कैसे बनता है हमारा, जो हमारा डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो बहुत ही सुटेबल कंडीशन शो करते हैं अलॉय बनाने के लिए, क्योंकि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन
पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है, और इस वजह से जो आउटर शेल होता है, आउटर शेल जो होता है वो अनइफेक्टेड होता है। तो इसकी वजह से जो साइज होता है मेटल का नियरली सेम हो जाता है, नियरली सेम हो जाता है। और जो अलॉय बनाने के लिए हमारा एटम का साइज होना चाहिए वो या तो इक्वल होना चाहिए या लेस देन 15% होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा अलॉय। अब अलॉय के बाद जो हमारा ये फ्री स्पेस होता है, अब इस फ्री स्पेस को लिंक करके देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स फर्स्ट और सेकंड पीरियड के स्मॉल साइज एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। और जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है हमारा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे एंटर नहीं करता है, वो कहाँ एंटर करता है, फ्री स्पेस और वॉइड्स में एंटर करता है, फ्री स्पेस और वॉइड्स में एंटर करता है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने के लिए जो एलिमेंट का साइज होना चाहिए वो मोर देन 15% होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मोर देन 15%। तो ये हो गया हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इसको नोट कर लीजिए आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई, अलॉय क्या होता है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो है कलर्ड कंपाउंड। जो डी ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं वो हमारे कलर्ड कंपाउंड भी दिखाते हैं। जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म दोनों फॉर्म में क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड दिखाते हैं। जो कलर्ड कंपाउंड जो एक्सप्लेन किया गया है ये CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन किया गया है। और ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी बेथ एंड ब्लैक नाम के दो साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि जो डी सबशेल होता है, जो हमारा डी सबशेल होता है, ये हमारा डी सबशेल होगा। ये डी सबशेल में एग्जैक्टली सेम एनर्जी नहीं होती। इसमें जो डी सबशेल में ऑर्बिटल्स हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स में एग्जैक्टली सेम एनर्जी नहीं होती। इसमें जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स हैं ये इक्वली एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल्स हैं ये एक एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो स्टार्टिंग वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं ये लो एनर्जी स्टेट शो करते हैं, और ये जो बाद वाले 2 हैं ये शो करते हैं हाई एनर्जी स्टेट। अब देखो इन्हें कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। ये जो फर्स्ट वाला ऑर्बिटल है इसको नाम दिया गया है DXY, सेकंड वाला DYZ और थर्ड वाला DZX। और ये जो फोर्थ ऑर्बिटल है इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है DX² माइनस Y²। ये जो x और z, ये जो इसमें YZ, ZX, DX है ये D के सफिक्स में है, और ये जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है इसको नाम दिया गया है DZ²। तो इसमें जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे सेम एनर्जी के होते हैं। अब सेम एनर्जी के क्यों होते हैं, हमें ये कैसे पता चला, इसमें जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल्स हैं जब हम इनके लूप्स बनाते हैं, किस पे, एक्सिस पे, कौन कौन से एक्सिस पे, यहाँ पे हम बनाएंगे XY एक्सिस पे, यहाँ पे YZ और यहाँ पे Z एक्सिस पे। तो ये जो लूप्स बनेंगे इसमें ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं हमारे बिटवीन द एक्सिस, ये लूप्स बनेंगे हमारे एक्सिस के बीच में। तो ये तो तीनों ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेंगे सेम एनर्जी, और कैसी एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे, लो एनर्जी। और ये जो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स हैं 2 ऑर्बिटल्स, ये जो लूप्स बनाते हैं ये लूप्स बनाते हैं अलोंग द एक्सिस, इनके लूप्स एक्सिस के ऊपर बनते हैं, और इनको क्या, इनकी एनर्जी कैसी होती है, ये हाई एनर्जी के होते हैं। तो ये क्या शो करेंगे, हाई एनर्जी लेवल। अब देखो कलर्ड नेचर कंपाउंड कैसे शो करेगा। जो कलर्ड नेचर होते हैं कंपाउंड की वो डी ट्रांजिशन की वजह से होती है। अब इसमें डी ट्रांजिशन कैसे होगा, ये हमारा ऑर्बिटल है ये हमने 2 एनर्जी में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, लो एनर्जी में। 2 एनर्जीज में, एक तो लो एनर्जी लेवल और एक हाई एनर्जी लेवल। इसको हमने
दो जगह डिवाइड कर दिया। ये कैसा एनर्जी लेवल है? हाई एनर्जी लेवल, और ये लो एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें डी सब शेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल, इनकी एनर्जीज के बीच में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है लो एनर्जी लेवल से एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल में इजीली चला जाता है। तो इस इजीली जाने के लिए इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन शो करता है। क्या शो करता है? ट्रांजिशन। और इसी ट्रांजिशन को हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन। और इसी ट्रांजिशन की वजह से जो कंपाउंड होता है वो कैसी नेचर शो करता है? कलर्ड नेचर शो करता है। तो ये तो हो गया कि जो डी ऑर्बिटल है वो कैसे कैसे स्प्लिट हुआ है, दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हुआ है, लो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल। जो इनके बीच एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ही स्लाइटली होता है, मतलब बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है लो एनर्जी लेवल से एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल में इजीली चला जाता है, और जब हाई एनर्जी लेवल में इजीली एक्साइट होकर चला जाएगा तो इसके बीच क्या होगा? ट्रांजिशन। और इसी ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं? डीडी ट्रांजिशन। और डीडी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होता है कंपाउंड की कलर्ड नेचर के लिए। तो अब हम इसमें आगे लिखेंगे, इसमें हम स्टार्ट करेंगे ये वाला टॉपिक अगली क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, आपको नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। हमने क्या टॉपिक पढ़े आज? दो टॉपिक्स पढ़े। कौन कौन से? अलॉय फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ये हो गए हमारे आज के दो टॉपिक। कल हम स्टार्ट करेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स और आयंस। तो कल मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए ताकि हम आपके लिए और क्लासेस ला सकें।